हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त और आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है वॉइस पाठशाला पर। हम लोगों का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर का सीरीज चल रहा है। हमने जितने भी चैप्टर्स हैं वो डिटेल में करवा दिए हैं और अब हम जो है वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। हमने स्टार्ट किया इकोनॉमिक्स से। सबसे पहले हमने डेवलपमेंट चैप्टर के क्वेश्चंस करे, फिर हमने सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी के किए और आज हम जो है वो मनी और क्रेडिट के क्वेश्चंस करने वाले हैं। उसके बाद हम जो है वो ग्लोबलाइजेशन इन इंडियन इकोनॉमी के क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहले हम इकोनॉमिक्स का पोर्शन खत्म कर लेंगे। इकोनॉमिक्स से क्यों शुरुआत की मैंने, क्योंकि इकोनॉमिक्स सेक्शन जो है वो आपके सोशल साइंस में सबसे इजी सेक्शन है और अगर आप भी अभी पढ़ रहे हैं तो आप इकोनॉमिक्स से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि छोटा पोर्शन है और 20 नंबर का वो भी पोर्शन है। ज्योग्राफी भी चालू करते हैं तो बड़ा पोर्शन में 20 नंबर का है, इकोनॉमिक्स भी 20 नंबर का है, पॉलिटी भी 20 नंबर का है, हिस्ट्री भी 20 नंबर का है। तो सब सब्जेक्ट का जो वेटेज है वो बराबर है। अब आपकी तैयारी ऐसे होनी चाहिए कि जो सबसे इजी है पहले आप उनको खत्म करते जाए ताकि धीरे धीरे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता जाए। तो हमने इकोनॉमिक्स से स्टार्ट किया और आज हम जो है वो मनी और क्रेडिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। अगर आप ये क्वेश्चंस लगा लेते हैं तो मेरी मान के चलिए 80 to 90% आपके जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो यहीं से पूछे जाएंगे, इनके बाहर से नहीं पूछे जाएंगे। तो अगर आप सीरियस हैं तो इन क्वेश्चंस को लगा सकते हैं। अच्छा, जितने भी हमने चैप्टर्स करवाए हैं और जितने भी हम अब करवाने वाले हैं, ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर की सीरीज चल रही है या हमने जो डिटेल क्वेश्चन डिटेल वीडियोस बनाए हैं चैप्टर वाइज, उन सब के पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां से जाके फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं बिना किसी हेडेक के। डायरेक्ट जाइए टेलीग्राम पे और अपना पीडीएफ जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। एक सेकेंड, तो जो है आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। अभी तक अगर आपने वॉइस पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आपसे दरख्वास्त होगी कि आप जो है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा यह चैनल नया चैनल है। अभी जब आप ये वीडियो देख रहे हैं हमारे अराउंड 130 सब्सक्राइबर्स है और इस वीडियो का हमारा टारगेट रहेगा कि आप 150 तक हमको पहुंचा दीजिए ताकि हम आपके लिए इसी तरीके से बेहतर कंटेंट लेकर आते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आज की क्लास के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज की क्लास के अंदर हम जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पेपर पढ़ेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और ये आपको कहाँ मिलेंगे? टेलीग्राम पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इसका लिंक भी दे रखा है, वहां से आप इसको जो भी हम पीडीएफ में दिखाने वाले हैं सारे क्वेश्चन आप डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे जो है आपके 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन। तो जो आपके 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है वो वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है। फिर हम देखेंगे आपके 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन, वो आपके शॉर्ट आंसर्स है। और फिर हम देखेंगे आपके 5 मार्क वाले क्वेश्चन जो कि लॉन्ग आंसर्स है। इसमें मैं 1 नंबर वाले एमसीक्यूज ऐड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि एमसीक्यूज बहुत सारे बन सकते हैं। आप जितने एमसीक्यूज खुद से बना सके बनाइए, क्योंकि अगर मैं एमसीक्यू बनाने जाऊंगा तो एक चैप्टर से 200 एमसीक्यू भी बन सकते हैं। तो एमसीक्यू का बहुत बड़ा वास्ट दायरा है। आप कोशिश करिए कि जो आप जब पढ़ते हैं और आपको लगता है कोई लाइन लिखी हुई आई, फॉर एग्जांपल वर्ल्ड बैंक यूजेस एवरेज इनकम क्राइटेरिया टू कंपेयर टू डिफरेंट कंट्रीज, तो इस पे 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन कौन सा क्राइटेरिया यूज करती है अलग अलग कंट्रीज को यूज करने के लिए? तो डैश यूजेस एवरेज इनकम टू कंपेयर टू कंट्रीज, या वर्ल्ड बैंक यूजेस डैश क्राइटेरिया टू कंपेयर टू कंट्रीज। तो इसके अंदर जो है एक ही लाइन में 2 एमसीक्यू बन सकते हैं। तो आप खुद से जो है वो ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज बनाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वेरी शॉर्ट आंसर से। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज बार्टर सिस्टम? तो आपको बार्टर सिस्टम समझाना है, इजी है। सेकंड क्वेश्चन, स्टडी द पिक्चर एंड आंसर द क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग। पिक्चर ये देखो, ये पिक्चर दी हुई है, ये पिक्चर आपकी बार्टर सिस्टम की है, ठीक है। और फिर सवाल क्या कह रहा है? विच लिमिटेशन ऑफ बार्टर सिस्टम इज डिपिक्टेड इन अबव पिक्चर। इस पिक्चर में बार्टर सिस्टम की कौन सी प्रॉब्लम बता रहा है? तो आपको पता है बार्टर सिस्टम में क्या प्रॉब्लम आती है? डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड की। तो वो जो है इस पिक्चर में दर्शाया जा रहा है। थर्ड क्वेश्चन,
एक्सप्लेन द इनहेरिटेंट प्रॉब्लम ऑफ बार्टर सिस्टम। वही क्वेश्चन वापस देखो अलग लैंग्वेज में पूछ लिया, बार्टर सिस्टम की क्या प्रॉब्लम है। ऊपर वाले का आंसर भी सेम था, नीचे वाले का आंसर भी सेम है। फोर्थ क्वेश्चन, सी द पिक्चर एंड आंसर द क्वेश्चन। ये पिक्चर है आपके सामने, ये चेक की फोटो है आपके सामने, और पूछा है हु इज द ड्रॉवर एंड हु इज द पेई। कौन जो है वो पैसे दे रहा है, कौन पैसे ले रहा है। तो ये आपको पता होना चाहिए। ये जो चेक आपको दिया हुआ है एनसीईआरटी में, उसकी आपको डिटेल्स पता होनी चाहिए। अकाउंट नंबर कहाँ लिखा हुआ है, कौन पैसा दे रहा है, कौन पैसा ले रहा है, डेट क्या है, ये अमाउंट क्या है, ये सारे फीचर्स आपको पता होने चाहिए चेक के। उसके बाद में व्हाई इज मनी कॉल्ड मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी को मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्यों बोला जाता है, 2 पॉइंट आप इसके खुद से बना के लिखिए। हाउ इज मनी बेनिफिशियल इन ट्रांजेक्शन। मनी जो है वो बेनिफिशियल क्यों है ट्रांजेक्शन में, क्योंकि मनी जो है वो डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड को खत्म करता है, इसलिए बेनिफिशियल है। हाउ डू डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स अराइज। बार्टर सिस्टम की जो प्रॉब्लम है इसको आपको एक्सप्लेन करना है कि ये कैसे अराइज होती है। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ करेंसी। करेंसी का मतलब आपको समझाना है। गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ मॉडर्न करेंसी एंड ओल्ड करेंसी। अभी जो करेंसी चल रही है उसका एग्जांपल देना है, और पहले क्या करेंसी चलती थी उसका एग्जांपल देना है। व्हाट कैन बी द अल्टरनेट मोड ऑफ पेमेंट इन प्लेस ऑफ कैश मनी। कैश मनी के अलावा हम किसके अंदर और पेमेंट कर सकते हैं, मतलब अगर आप पैसा नहीं ले जाओ तो जो आप चीज खरीद रहे हो उसके बदले आप क्या दे सकते हो, और तो वो आपको यहाँ पे बताना है। 11th क्वेश्चन, व्हाट इज चेक। चेक क्या होता है, चेक की डेफिनेशन आपको लिखनी है। एक पीस ऑफ पेपर है जो बैंक को बताता है इस आदमी को मेरे अकाउंट से इतने रुपए दे दिए जाए। फिर क्वेश्चन नंबर 12, हु सुपरवाइज द फंक्शनिंग ऑफ फॉर्मल सोर्स ऑफ लोन्स। भारत में जो फॉर्मल सोर्स ऑफ लोन्स है उनको सुपरवाइज कौन करता है, तो आरबीआई करता है। वाई आर डिमांड डिपॉजिट कंसिडर्ड एज मनी। डिमांड डिपॉजिट को मनी क्यों कंसिडर करते हैं, क्योंकि जब चाहे तब हम बैंक से पैसा निकाल सकते हैं, तो वो एक तरह से मनी ही है हमारे पास में। हाउ डू डिपॉजिट विद बैंक बिकम द सोर्स ऑफ इनकम। जो हम बैंक में पैसा जमा कराते हैं वो बैंक के लिए सोर्स ऑफ इनकम कैसे बनता है, तो आपको एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन 15, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्रेडिट। क्रेडिट से क्या मतलब है आपका। क्रेडिट 2 तरीके का हो सकता है, या तो आप पैसे लिया है या आप सामान लिया और बोले मैं तेरे को पैसे बाद में दूंगा। ठीक है, ये आपकी जो है आगे देखो। अब डिफाइन कोलेटरल। कोलेटरल को डिफाइन करो। कोलेटरल क्या होता है, जब आप लोन लेने जाते हो तो आप कुछ सिक्योरिटी रखते हो, उसको हम कोलेटरल बोलते हैं। व्हाई डू बैंक और लेंडर डिमांड कोलेटरल अगेंस्ट लोन। जितने भी बैंक हैं या जो आपको पैसा दे रहे हैं वो कोलेटरल क्यों डिमांड करते हैं, उनकी सेफ्टी के लिए, कि जब आप पैसा नहीं दोगे तो वो उस कोलेटरल को बेच के उनका पैसा वापस ले लेंगे। गिव एनी 2 एग्जांपल ऑफ इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट। इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट के 2 एग्जांपल दो। मनी लेंडर हो गया, आपके रिलेटिव्स हो गए, आपके फैमिली मेंबर्स हो गए, आपके फ्रेंड्स हो गए, बहुत सारे इसमें आ जाते हैं। क्वेश्चन 19, व्हाई इज सुपरवाइजेशन ऑफ फंक्शनिंग ऑफ फॉर्मल सोर्स लोन नेसेसरी। जो फॉर्मल लोन्स हैं उनकी सुपरवाइजेशन क्यों जरूरी है, ये आपको बताना है। एक्सप्लेन द रीजन फॉर नेसेसिटी ऑफ सुपरविजन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन फॉर्मल सोर्स ऑफ लोन्स। जो आरबीआई है वो सुपरवाइज करता है फॉर्मल सोर्स ऑफ लोन्स को, उसकी क्या जरूरत है। तो अगर वो सुपरवाइज नहीं करेगा तो बैंक्स भी जो है वो इनफॉर्मल जो सेक्टर के जो लोन्स हैं उनकी तरह जो पैसा लिया है उनको एक्सप्लॉइट करेंगे, तो ताकि जिसने पैसा लिया है वो एक्सप्लॉइट नहीं हो, उसको कम इंटरेस्ट पे ब्याज मिले, सबको ब्याज मिले। इसलिए जो है सुपरवाइज करना जरूरी है कि मतलब जो क्रेडिट है वो सबको मिले और इसका फायदा सबको मिले। बैंक अपने रिलेटिव्स को या अपने प्रॉफिट देख के सिर्फ लोन्स ना बांटे। ठीक है, ये थे आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो कि 2 मार्क्स के हैं। तो आपको कोशिश करनी है जितने भी क्वेश्चन में लिखे इसमें आप कम से कम 2 से 3 पॉइंट हर क्वेश्चन के खुद से बना के लिखिए। अगर आप ये करते हैं तो आप मान के चलिए एग्जाम के अंदर कोई नया क्वेश्चन नहीं आएगा और आपको सोचने का टाइम ज्यादा नहीं मिलेगा। एग्जाम में ज्यादा नहीं सोचोगे तो आपका एग्जाम जो है वो समय पे हो जाएगा और आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा, ताकि आपके आगे के एग्जाम बढ़िया हो। हालांकि हमारा एसएसटी का एग्जाम सबसे लास्ट में, तो उसके बाद कोई एग्जाम है नहीं, लेकिन ये एक मोटिव होता है कि मान लो आपका पहला एग्जाम बिगड़ गया तो आपका चांसेस है सेकंड भी बिगड़ जाएगा, क्योंकि दिमाग उसी एग्जाम के बारे में सोच रहा है, आप आगे आए ही नहीं हो। जबकि होना क्या चाहिए, वो एग्जाम खत्म हो गया उसको पीछे छोड़ो और आगे की तैयारी करो। लेकिन हमारा दिमाग क्या करता है, पिछले वाला एग्जाम खराब हो गया तो उसका इफेक्ट आगे वाले पे भी दिखेगा। सर मैंने तो बहुत पढ़ाई की फिर भी मेरे नंबर नहीं आए। अब आप क्या कर सकते हो, या तो उसी चीज पे अटक के रह सकते हो या फिर आप उससे आगे बढ़ सकते हो। अगर उसी पे अटके रहे तो हो सकता है आने वाले एग्जाम भी खराब हो जाए, लेकिन अगर आप आगे निकल जाते हो तो आपका सिर्फ एक ही एग्जाम खराब हुआ है।
आगे वाले बेहतर हो सकते हैं। तो अगर एग्जाम खराब हो जाए तो उसको वहीं छोड़ के आप अगले एग्जाम की तैयारी में जुट जाइए। अब हम देखेंगे शॉर्ट आंसर्स। शॉर्ट आंसर्स मतलब आपके 3 मार्क्स वाले, और इसमें आप कोशिश करो कि कम से कम 3 से 4 पॉइंट हर क्वेश्चन में लिखो। एसएसटी में हर एक आंसर आपका पॉइंट में होना चाहिए, पैराग्राफ में आंसर नहीं लिखना है। पैराग्राफ में आंसर लिखते हैं तो कहीं ना कहीं मान के चलिए आपके नंबर कटने ही कटने हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन है, कोशिश करो कि 3 से 4 या 4 से 5 पॉइंट लिखो। 5 पॉइंट लिखोगे तो एग्जामिनर को लगता है बहुत बढ़िया है, कुछ ना कुछ तो लिखा होगा। आपकी कॉपी कोई चेक नहीं करता है, एग्जाम के अंदर पॉइंट देखकर नंबर दिए जाते हैं, साफ सुथरी कॉपी देखकर नंबर दिए जाते हैं। और उसमें अगर आपने थोड़ा बेहतर पढ़ा है, थोड़ा अच्छा लिखा है, तो आप मान के चलिए आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिलते जाएंगे। अगर पॉइंट में लिखा है, पैराग्राफ में लिखा होगा तो आपके बेशक हर क्वेश्चन में नंबर कटने हैं। तो एसएसटी में कभी भी पैराग्राफ में जो है वो आंसर नहीं लिखना है, जितने भी आंसर्स हैं आप पॉइंट वाइज ही लिखेंगे। अब पहला क्वेश्चन देखो, हाउ डज मनी सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। वो क्वेश्चन उधर भी आया था, इधर भी आया, और 5 नंबर वाले में भी आ सकता है। सेम क्वेश्चन है लेकिन उसका दायरा बड़ा हो गया। 2 नंबर वाले में कम पॉइंट में एक्सप्लेन करना है, 3 नंबर वाले में ज्यादा पॉइंट में एक्सप्लेन करना है। द रुपी इज वाइडली एक्सेप्टेड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, एक्सप्लेन। पहले भी हमने देखा कि करेंसी को एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्यों यूज करते हैं, एक्सप्लेन करो। यहाँ पर भी वही क्वेश्चन पूछ लिया, वहां पर कम शब्दों में एक्सप्लेन करना है, यहाँ थोड़ा एलाबोरेट एग्जांपल देके एक्सप्लेन कर दो। व्हाई इट इज नेसेसरी टू इंक्रीज नंबर ऑफ बैंक्स मेनली इन रूरल एरियाज। रूरल एरियाज में बैंक्स इंक्रीज करने की क्यों जरूरत है, क्योंकि रूरल एरिया में आज भी लोग ज्यादातर इनफॉर्मल सोर्स से पैसा लेते हैं। तो गांव में बैंक होगा तो गांव वाले लोगों को फॉर्मल सोर्स से लोन मिलेगा। फोर्थ क्वेश्चन, डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की क्या इंपॉर्टेंस है वो बताओ। स्टेट द रोल ऑफ स्टेट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये सेम क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज चेंज कर दी, आंसर दोनों का सेम रहने वाला है। आगे, एक्सप्लेन व्हाई द बैंक डू नॉट लेंड क्रेडिट टू सर्टेन बोरोवर्स। वो क्या कारण है जिसके कारण बैंक पर्टिकुलर बोरोवर्स को पैसा नहीं देता है, लोन नहीं देता है। कौन कौन से कारण हो सकते हैं, या तो बोरोवर्स के पास में पूरे डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, उसके पास में कोलेटरल नहीं है, या उसने कभी पहले लोन लिया और उसने कभी वापस चुकाया नहीं। तो ये सारी चीजें बैंक देखता है लोन देने से पहले। आगे, व्हाई डू वी नीड टू एक्सपैंड फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट इन इंडिया। हमको इंडिया में ज्यादा से ज्यादा फॉर्मल लोन्स क्यों देने चाहिए एज कंपैरेटिव टू इनफॉर्मल। तो आपको उसके रीजन लिखने के, फॉर्मल लोन जो है वो नेशन डेवलपमेंट में मदद करता है, फॉर्मल जो है वो ज्यादातर पॉजिटिव रोल होता है, इनफॉर्मल का नेगेटिव होता है। तो आपको ऐसे ऐसे करके इसको बताना है। व्हाट स्टेप्स हैव बीन टेकन बाय गवर्नमेंट टू इंप्रूव रूरल क्रेडिट सिस्टम। मतलब गांव में सरकार ने क्या स्टेप्स लिए जिसमें गांव से जो है जो लोग लोन लेते हैं उनके अंदर सुधार आए। गांव में लोग इनफॉर्मल से लोन नहीं लेके फॉर्मल से लोन ले, उसके लिए सरकार ने क्या स्टेप्स लिए। तो सरकार ने गांव में बैंक्स खोले, कोऑपरेटिव्स खोली, लोगों को जो है वो फॉर्मल सोर्स के जो है वो फायदे बताए एज कंपैरेटिव टू इनफॉर्मल सोर्स। तो ये और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। क्वेश्चन 8, एक्सप्लेन 2 फीचर्स ईच ऑफ फॉर्मल लोन एंड इनफॉर्मल लोन। डिफरेंशिएट करना फॉर्मल और इनफॉर्मल में, काफी इजी क्वेश्चन है ये तो। व्हाट आर सर्विस कंडीशन फॉर फॉर्मल सेक्टर लोन बेटर देन इनफॉर्मल सेक्टर लोन। फॉर्मल सेक्टर लोन इनफॉर्मल सेक्टर लोन से क्यों बढ़िया होता है, इसके रीजंस आपको लिखने हैं। क्रेडिट कैन प्ले पॉजिटिव रोल, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट विद एग्जांपल। एक्सप्लेन द रोल ऑफ क्रेडिट इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्रेडिट जो है, जो लोन लेते हो उसके फायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है, तो वो बताना है आपको। फिर ये भी बताना है कि जो क्रेडिट है वो नेशन डेवलपमेंट में कैसे मदद करता है, तो वो पॉजिटिव रोल पूछ रहा है लोन का। एक्सप्लेन टर्म ऑफ क्रेडिट। जब आप लोन लेने जाते हो तो बहुत सारी शर्तें लगाते हैं, तो कौन कौन सी शर्तें हैं उनको एक्सप्लेन करना है। डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अच्छा देखो, सेम ये क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है, बस लैंग्वेज चेंज हो गई है। क्रेडिट कैन प्ले नेगेटिव रोल, जस्टिफाई द स्टेटमेंट विद एन आर्ग्यूमेंट। ये वाला क्वेश्चन ये वाले क्वेश्चन से मैच कर रहा है, बस यहाँ पे पॉजिटिव रोल पूछ रहा है, यहाँ पे वो नेगेटिव रोल पूछ रहा है कि जो लोन है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। जो पॉजिटिव होता है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट या नेशन डेवलपमेंट में मदद करता है, नेगेटिव जो होता है वो डेट ट्रैप को लीड करता है। एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के फंक्शंस क्या होते हैं वो आपको एक्सप्लेन करने। 15th, imagine yourself be a XYZ, a member of women self-help group. Analyze the ways through which your group provides loan to the members.
ये बोल रहे हैं कि आपका नाम XYZ है और आप जो है वो सेल्फ हेल्प ग्रुप के पार्ट हैं, आप कौन कौन से तरीके से अपने मेंबर्स के बीच में वो लोन बांट सकते हैं, तो उसको आपको डिस्कस करना है। तो ये थे हमारे शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, ठीक है। अच्छा, ठीक है, 15 ये क्वेश्चन है और 19 ये वाले क्वेश्चन है। अब हम देखेंगे लॉन्ग आंसर टाइप। लॉन्ग आंसर टाइप मतलब 5 मार्क्स के क्वेश्चन है ये, और इसमें आपको कोशिश करना है कम से कम 5 से 7 पॉइंट हर एक क्वेश्चन के अंदर लिखे। अगर 5 नंबर का पॉइंट है तो मेक श्योर करें कि 5 तो मिनिमम होने ही चाहिए। अगर 5 से कम लिखे हैं तो भूल जाओगे 5 नंबर मिलेंगे। 5 है तो हो सकता है मिले, लेकिन 6-7 है तो मान के चलिए आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बैंक प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, सपोर्ट द स्टेटमेंट विद एन एग्जांपल। ये वाला क्वेश्चन यहां पर आया है, ये 3 नंबर वाले में पूछ लिया, वही वापस 5 नंबर वाले में पूछ लिया। तो अगर एक क्वेश्चन 2 नंबर में भी आ रहा है, 3 नंबर में भी आ रहा है, 5 नंबर में भी आ रहा है, तो आप कोशिश करो उस क्वेश्चन का आंसर 5 नंबर वाले हिसाब से देने की कोशिश करो। 5-6 पॉइंट बनाओ, तो 3 नंबर वाला आएगा तो उसमें से 2-3 पॉइंट हटा देना, या 2 पॉइंट को 1 पॉइंट में घुसा देना। लेकिन अगर दो नंबर से ही तैयारी करोगे और 5 नंबर में पूछ लिया तो पॉइंट ही याद नहीं आएंगे। तो हमेशा ज्यादा पॉइंट बनाओ, जैसे जैसे क्वेश्चन आए उसके हिसाब से उसमें लेंथ छोटी बड़ी करते जाओ। हाउ डज क्रेडिट प्ले इन पॉजिटिव एंड नेगेटिव रोल, एक्सप्लेन विद द एग्जांपल। ये देखो यहाँ पर पूछा है, ये नेगेटिव रोल वाला और ये पॉजिटिव रोल वाला, ये 3-3 नंबर का अलग पूछा था और इसमें कंबाइन करके 5 नंबर का पूछ लिया। हाउ डज डिपॉजिट विद बैंक बेनिफिशियल फॉर इंडिविजुअल एज वेल एज द नेशन। जो बैंक में पैसा होता है वो एक आदमी के लिए और एक नेशन के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, इससे दोनों का कैसे भला हो सकता है, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। हाउ डू बैंक मीडिएट बिटवीन दोज हु हैव सरप्लस मनी एंड दोज हु नीड मनी। बैंक कैसे मीडिएट करता है, जिसके पास पैसा ज्यादा है और जिसको पैसे की जरूरत है, तो जिसके पास ज्यादा उससे ले लेता है, जिसको जरूरत है उसको दे देता है, इसको भी ब्याज देता है, उससे ब्याज लेता है और बीच में उसका प्रॉफिट निकल कर आता है। Why is cheap and affordable credit important for the country's development? Explain with 3 example। जो है वो चीप और अफोर्डेबल क्रेडिट क्यों जरूरी है कंट्री के डेवलपमेंट के लिए, एक्सप्लेन करो। और सेम क्वेश्चन, चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट इज क्रूशियल फॉर कंट्रीज डेवलपमेंट, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट विद 5 पॉइंट। चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट इज क्रूशियल फॉर कंट्रीज डेवलपमेंट, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। सेम क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज चेंज कर दी, आंसर सबका सेम रहना है, क्योंकि 5 नंबर वाले में है तो बेयर मिनिमम 5 पॉइंट आपको लिखने हैं। आगे देखो 6 पॉइंट, पुअर हाउस होल्ड आर स्टिल डिपेंडेंट ऑन इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट, व्हाई इट इज सो। जो गरीब लोग हैं वो अभी भी इनफॉर्मल सोर्स से लोन लेते हैं, ऐसा क्यों है। व्हाई डू मोस्ट रूरल हाउस होल्ड स्टिल रिमेन डिपेंडेंट ऑन इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट। जो गांव में गरीब लोग हैं वो अभी भी इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट पे क्यों डिपेंडेंट है, जबकि हमको पता है कि वो नेगेटिव रोल प्ले करता है, उसका नुकसान है। तो क्यों करते हैं, लोग पढ़े लिखे नहीं है, लोगों के पास में कोलेटरल नहीं है, उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, बैंक जो है वो उसका जो लोन देने का प्रोसेस है वो बहुत ही टिपिकल है, लंबा प्रोसेस है। तो ये सारे कारण होते हैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, 3 नंबर वाले में भी पूछा, 5 नंबर वाले में भी पूछ लिया। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सुपरवाइज द फंक्शनिंग ऑफ फॉर्मल सोर्स ऑफ लोन, सपोर्ट द स्टेटमेंट विद एग्जांपल। 2 नंबर वाले में पूछा था क्वेश्चन, वापस पूछ लिया कि जो आरबीआई है वो फॉर्मल सोर्स, जो फॉर्मल क्रेडिट होते हैं उसको सुपरवाइज करता है, क्यों करता है, क्या जरूरत है, ये उसके पॉइंट लिखना। 2 नंबर वाले में भी पूछा था, 5 नंबर वाले में भी पूछ रहा है। हाउ कैन फॉर्मल सेक्टर लोन बी मेड बेनिफिशियल फॉर पुअर फार्मर्स एंड वर्कर्स, सजेस्ट विद 5 मेजर्स। मतलब ये पॉजिटिव रोल पूछ रहा है कि जो फॉर्मल सोर्स है वो बेनिफिशियल कैसे हो सकता है गरीब लोगों के लिए। तो बेनिफिशियल है मतलब पॉजिटिव रोल, कि गरीब जो है वो लोगों को लोन मिलेगा तो वो इनफॉर्मल से नहीं लेंगे, कम ब्याज पे मिलेगा, कम ब्याज पे मिलेगा तो वापस उनका जो है वो पैसे कम लौटाने पड़ेंगे। और इसके क्या हो सकते हैं कि जो बैंक है वो इतना ज्यादा जो है वो मान लो आप लोन नहीं रीपे कर पा रहे हो तो आपको जो है वो छूट भी मिलती है, जबकि इनफॉर्मल में नहीं मिलती है। सस्ता लोन होता है, वहां सस्ता लोन नहीं होता है। कोलैटरल जो है इंटरेस्ट फॉर्मल का कम होता है, उनका इंटरेस्ट ज्यादा होता है। तो बहुत सारे कारण है, आपको कुल मिला के फॉर्मल लोन के क्या बेनिफिट्स है एज कंपैरेटिव टू इनफॉर्मल, वही यहाँ पे लिखने हैं। तो जो बेनिफिट है वो सबको मिलेंगे, गरीब को भी मिलेंगे, अमीर को भी मिलेंगे। क्रेडिट समटाइम पुशेस बोरोवर इनटू सिचुएशन फ्रॉम विच रिकवरी इज वेरी पेनफुल, सपोर्ट द स्टेटमेंट विद एन एग्जांपल। यहाँ पे पॉजिटिव रोल पूछ रहा है ऊपर, यहाँ पे
नेगेटिव रोल पूछ रहा है। सेम क्वेश्चन है, एक तरफ पॉजिटिव पूछ लिया, दूसरी तरफ नेगेटिव, कि जो लोन है वो आपके लिए पॉजिटिव तरीके से भी काम कर सकता है और लोन आपके लिए नेगेटिव तरीके से भी काम कर सकता है। आपकी एनसीईआरटी में दो कहानी से समझाया गया है इसको, ठीक है ना। मेरे ख्याल से सलीम और सपना की कहानी से, सलीम शू मेकर होता है, सपना फार्मर होती है, तो इनकी कहानी से भी आप जो है ये क्वेश्चन को आंसर कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 11, सेल्फ हेल्प ग्रुप हेल्प बोरोवर्स टू ओवरकम द प्रॉब्लम्स ऑफ लैक ऑफ कोलेटरल एग्जामिन द स्टेटमेंट। जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है वो बिना कोलेटरल आपको क्रेडिट लोन देते हैं, इसको आपको एक्सप्लेन करना है क्यों देते हैं। द सेल्फ हेल्प ग्रुप हैव हेल्प बोरोवर टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ लैक ऑफ कोलेटरल सिक्योरिटी, सपोर्ट द स्टेटमेंट विद एन एग्जांपल। सिर्फ ये नीचे वाली लाइन चेंज की है, बाकी क्वेश्चन सेम है। हाउ डू सेल्फ हेल्प ग्रुप हेल्प बोरोवर्स टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ लैक ऑफ कोलेटरल, एक्सप्लेन। जस्टिफाई द रोल ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप इन रूरल इकोनॉमी। ये 3 नंबर वाले क्वेश्चन में उधर पूछा था, 5 नंबर वाले में इधर पूछ लिया। सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है, उनकी फंक्शन क्या होती है, वो कैसे लोगों की मदद करते हैं। व्हाट इज एन कोलेटरल, कोलेटरल क्या होता है। व्हाई इट इज मेन रीजन टू प्रिवेंट पुअर गेटिंग अ लोन फ्रॉम बैंक्स, एक्सप्लेन। कोलेटरल क्या होता है, कोलेटरल की वजह से गरीब आदमी बैंक से लोन क्यों नहीं ले पाता है, क्योंकि गरीब आदमी के पास में गिरवी रखने के लिए कुछ है ही नहीं, तो वो फॉर्मल सेक्टर से लोन नहीं ले पाता है। Mr. X borrowed money from money lender at high interest rate. As he could not repay the interest, Mr. X forced to borrow from another landlord to settle the amount for the interest borrowed from the money lender. State the consequences he faced in this situation. एक आदमी ने लोन लिया हाई इंटरेस्ट रेट पे, उसको चुका नहीं पाया, तो उसको चुकाने के लिए उसने दूसरा एक लोन ले लिया, वो भी हाई इंटरेस्ट रेट पे। फिर अभी इसको नहीं चुका पाएगा तो किसी और से लेगा, और ये लोन की साइकिल चलती रहेगी, वो डेट ट्रैप में पड़ जाएगा और इवेंचुअली उसके पास में जितनी भी प्रॉपर्टी होगी वो उसको बेच के वो लोन चुकाना पड़ेगा। सेल्फ हेल्प ग्रुप एलिमिनेट्स पॉवर्टी एंड एम्पावर वुमेन, सब्सटैंशिएट द स्टेटमेंट विद सुटेबल एग्जांपल्स। जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है वो पॉवर्टी कम करता है और वुमेन एम्पावरमेंट करता है, इसको आपको एक्सप्लेन करना है विद एग्जाम्पल विद रीजंस। तो ये थे आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो अगर हम देखें तो हमने जो है, मैं आपको बता देता हूं, 19 क्वेश्चन तो इधर किए, ठीक है, 15 क्वेश्चन हमने इधर किए और 14 क्वेश्चन हमने इधर किए। इतने क्वेश्चन आप एग्जाम से पहले एक चैप्टर के लगा लेते हैं, एमसीक्यू की बात नहीं कर रहा हूं, तो आप मान के चलिए कि आपके एग्जाम में जो है इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे। 80 to 90% पेपर आपका सेम यही आएगा विद एग्जैक्ट लैंग्वेज। लैंग्वेज भी चेंज नहीं होगी क्वेश्चन की, और चेंज होगी तो वही है एक्सप्लेन विद एन एग्जाम्पल, और चेंज हो जाएगा एक्सप्लेन विद सुटेबल एग्जाम्पल, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल, इतना ही चेंज होता है, ज्यादा चेंज नहीं है। आंसर वही लिखना है, क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी बहुत चेंज हो जाएगी, और मोस्ट ऑफ द केसेस में तो क्वेश्चन की लैंग्वेज भी चेंज नहीं होती है। तो जो आपने पढ़ा है उसको अभी से ही क्वेश्चन आंसर बना के चले जाओ, एग्जाम में कोई सरप्राइज बचेगा ही नहीं। सरप्राइज नहीं बचेगा तो एग्जाम अच्छा जाना ही जाना है। 80 to 90% जो है वो मार्क्स लाना क्लास 10th के अंदर बहुत इजी है। अगर आप थोड़ी सी दिमाग लगा के थोड़ा सा स्मार्ट स्टडी से पढ़ोगे तो 80 to 90% लाना क्लास 10 में बहुत आसान है। क्या करना है उसके लिए, आपको पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर उठाओ, जितने भी मिले हर एक सब्जेक्ट के सारे लगा लो, इसके बाहर का आपका कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, इसकी गारंटी मैं देता हूं। फिर आप जब बोलते हो ना कि पेपर लीक हो गया, पेपर लीक हो गया, पेपर लीक कुछ नहीं होता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स से क्वेश्चंस वापस आते हैं, क्योंकि आप बताओ एक चैप्टर से आप कितने क्वेश्चंस बना सकते हो, एक लिमिटेशन है ना। ऐसा तो नहीं है क्लास 10 सोशल साइंस में सोशल साइंस का आपका पेपर है और उसके अंदर आपका जो है वो इंटरनेशनल रिलेशन यूपीएससी के सवाल पूछ लिया, ऐसा तो होता ही नहीं है। वो क्वेश्चन उसी चैप्टर से आएगा, उसके बाहर का आएगा नहीं। तो कितने क्वेश्चन आप बना सकते हो, ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते। लैंग्वेज क्वेश्चन की थोड़ी बहुत चेंज हो जाएगी, ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं। तो इससे बढ़िया क्या है कि जो क्वेश्चन पूछे गए ऑलरेडी उन्हीं को वापस से लगा के जाओ, तो चांसेस हैं कि वही क्वेश्चन वापस जो है अगले साल पूछ लिए जाएंगे। तो आई होप जो मैं कहना चाह रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है वो आएगा मंडे शाम 4 बजे, और हम उसमें पढ़ेंगे आपका ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। इसके हम करेंगे
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आपको अगर इसके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाने, अच्छा हालांकि ये चैप्टर जो है आपका हाफ ही आ रहा है, पूरा चैप्टर नहीं आ रहा है, तो हम जो क्वेश्चन है उतने पार्ट के लगेंगे, सारे क्वेश्चन हम लोग नहीं लगाएंगे। और ये तो बहुत ही इजी चैप्टर है, सबसे इजी चैप्टर यही है, एक ही टॉपिक है उसमें कि ग्लोबलाइजेशन किन कारणों की वजह से हुआ। तो एक आपका लिबरलाइजेशन है, एक आपका जो है वो टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर इंटरनेट और कम्युनिकेशन आ जाता है, और एक ट्रांसपोर्ट है। तो तीन ही टॉपिक है इस पूरे चैप्टर में और सारे क्वेश्चन इसी से पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको आज का ये लेसन पसंद आया होगा। हमारी मेहनत आपको अगर पसंद आ रही है तो चैनल को जरूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जो है बांटिए, सब्सक्राइब कीजिए। 150 अगर आप सब्सक्राइब कर देते हैं इस वीडियो को देख के तो हमको बहुत ही प्रशंसा होगी, और हम इसी उत्साह के साथ आपके लिए नए वीडियोस, नए कंटेंट लेकर आते रहेंगे। हम मिलते हैं आपको मंडे शाम 4 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।